वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। टुडे आवर टॉपिक इज स्टोक्स थ्योरम। तो स्टोक्स थ्योरम भी हमें कैलकुलेट करके देता है, विस्कस फोर्स को ही कैलकुलेट करके देता है। लेकिन यहां पर हमारे पास एक बॉडी हमारे पास कौन सी होती है, सॉलिड बॉडी होती है, और दूसरी हमारे पास बॉडी कौन सी होती है, लिक्विड होती है, या हम कहेंगे फ्लूइड। फ्लूइड में हमारे पास लिक्विड भी आता है, गैस भी आती है। तो यहां पर हमारे पास एक लिक्विड में हमारे पास, जैसे हमारे पास ये लिक्विड है जो यहां पर मैंने दिखाया है लेयर्स की शेप में। अगर लिक्विड में हमारे पास एक स्फेरिकल बॉडी मूव करती है, स्फेरिकल बॉडी, जैसे हमारे पास ये बॉडी है स्फेरिकल बॉडी, उसका मोशन वहां के लिए और लिक्विड का मोशन भी वहीं के लिए। तो इस स्फेरिकल बॉडी में फोर्स लगेगी बैकवर्ड डायरेक्शन में। फ्रिक्शनल फोर्स होती है ये, जो लिक्विड की वजह से एक फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करती है। किस पर? इस स्फेरिकल बॉडी पर जो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगी बैकवर्ड डायरेक्शन में, उसको क्या कहा जाता है, विस्कस फोर्स। और वो विस्कस फोर्स हमें निकाल के देता है, वो बैकवर्ड ड्रैगिंग, इसको बैकवर्ड ड्रैगिंग फोर्स बोलते हैं हम। वो बैकवर्ड ड्रैगिंग फोर्स हमें निकाल के देता है स्टोक्स लॉ या स्टोक्स थ्योरम। हमें वो बैकवर्ड ड्रैगिंग फोर्स निकाल के देता है जब हमारे पास एक स्फेरिकल बॉडी एक लिक्विड में मूव करती है, या हम कहेंगे एक फ्लूइड में मूव करती है। तो उस स्फेरिकल बॉडी के मोशंस के अपोजिट में फोर्स लगती है, जिस फोर्स को क्या कहा जाता है, विस्कस फोर्स कहा जाता है। वो फोर्स किसकी वजह से लगती है? फ्रिक्शंस की वजह से लगती है, जो फ्रिक्शन हमारे पास स्फेरिकल बॉडी और लिक्विड्स की सरफेस के बीच में लगती है। तो यहां पर एक बॉडी, एक सॉलिड बॉडी होती है, जैसे हमारे पास स्फेरिकल बॉडी है, एक हमारे पास एक सॉलिड बॉडी है और दूसरा हमारे पास लिक्विड है। इन दो बॉडीज के बीच में एक फ्रिक्शनल फोर्स, इंटरनल फ्रिक्शनल फोर्स अराइज होती है, एक फ्रिक्शनल फोर्स बनती है, जो फ्रिक्शनल फोर्स लिक्विड बॉडी के मोशंस के अपोजिट में लगेगी। जैसे हमारे पास स्फेरिकल बॉडी है, इसके अपोजिट में बॉडी मूव कर रहा है वहां के लिए, उसके अपोजिट में यहां के लिए फोर्स लगेगी, वो विस्कस फोर्स लगेगी। वो विस्कस फोर्स हमें निकाल के दिया है स्टोक्स ने, और वो विस्कस फोर्स किसकी इक्वल होती है, वो 6 पाई ईटा आरवी के इक्वल होता है। हालांकि ये विस्कस फोर्स हमने पहले भी निकाला था, जब हमने विस्कोसिटी के टॉपिक्स को हमने पढ़ा था। लेकिन वहां पर आपके पास जो विस्कस फोर्स आई थी, वो विस्कस फोर्स किस इक्वल आया था आपके पास, माइनस ईटा ए डी वी बाई डी एक्स के इक्वल आया था। ईटा क्या होता है? कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ अ मीडियम, या मीडियम कौन सा होता है, लिक्विड होता है। ए होता है एरिया ऑफ ईच लेयर, और डी वी बाई डी एक्स होता है वेलोसिटी ग्रेडियंट। ये हमने पढ़ा है बड़े अच्छे तरीके से विस्कोसिटी में, और ये हमने वहां पर फाइंड आउट किया था, विस्कस फोर्स को हमने वहां पर फाइंड आउट किया था। और ये जो विस्कस फोर्स हमने वहां पर फाइंड आउट जो किया था, जो विस्कस फोर्स किसकी वजह से बनती है, इंटरनल फ्रिक्शंस की वजह से बनती है। जो इंटरनल फ्रिक्शन लिक्विड्स के डिफरेंट लेयर्स के बीच में होती है। जैसे हमारे पास लिक्विड्स की ये लेयर्स है, इन लेयर्स के बीच में एक इंटरनल फ्रिक्शन अराइज होती है। उस इंटरनल फ्रिक्शंस की वजह से एक हमारे पास एक विस्कस फोर्स बनती है बैकवर्ड डायरेक्शंस में। लिक्विड्स के मोशंस के, जैसे हमारे पास लिक्विड का मोशन वहां के लिए है, और इसके अपोजिट में उसकी बैकवर्ड लिक्विड्स के मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में हमारे पास फोर्स अराइज होती है, जिस फोर्स को कहा जाता है विस्कस फोर्स। और वो विस्कस फोर्स हमने कैलकुलेट किया था, ये हमारे पास किस इक्वल आया था, माइनस ईटा ए डी वी बाई डी एक्स के इक्वल आया था। तो ये हमारे पास विस्कस फोर्स लिक्विड्स के डिफरेंट लेयर्स के बीच में होती है। या हमारे पास एक बॉडी जो हमारे पास होती है, जैसे हमारे पास एक बोट है, और वो बोट हमारे पास जो है लिक्विड की सरफेस पर मूव कर रही है। जैसे हमारे पास ये बोट वहां के लिए मूव कर रही है, लेकिन लिक्विड की सरफेस पर मूव कर रही है। तो इस बोट के मोशन, जैसे बोट उधर के लिए मूव कर रहा है, तो इसके मोशन के अपोजिट में हमारे पास ये फोर्स एक्ट करती है, जिसको विस्कस फोर्स कहा जाता है, और वो विस्कस फोर्स इसके इक्वल होती है। या तो हमारे पास बोट है, वो लिक्विड की सरफेस पर होता है, या हमारे पास सरफेस पर होता है, और उस बोट की मोशन के अपोजिट में फोर्स एक्ट करती है, उसको क्या कहा जाता है, विस्कस फोर्स कहा जाता है, वो इसके इक्वल होता है। और यही हमारे पास विस्कस फोर्स हमारे पास लिक्विड्स के दो लेयर्स के बीच में भी होती है। जैसे हमारे पास लिक्विड्स की ये दो लेयर्स हैं, और इनका मोशन अगर हमारे पास फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, आगे के लिए है, तो विस्कस फोर्स जो होगी वो कहाँ के लिए होगी, वो बैकवर्ड डायरेक्शन में होगी, वो इसके इक्वल होगी। तो इसका मतलब हमारे पास लिक्विड्स की लेयर्स के बीच में जो हमारे पास विस्कस फोर्स एक्ट करती है लिक्विड्स के मोशंस के अपोजिट, और वो विस्कस फोर्स इसके इक्वल होती है। या अगर हमारे पास एक बॉडी होती है, सॉलिड बॉडी होती है, वो लिक्विड की सरफेस पर मूव करती है, और उस सॉलिड बॉडी के मोशंस के अपोजिट में फोर्स एक्ट करती है, उसको विस्कस फोर्स कहा जाता है, वो इसके इक्वल होती है।
तो यहां पर जो हम स्टोक्स थ्योरम में हम पढ़ते हैं, यहां पर बॉडी जो हमारे पास जो है वो लिक्विड के अंदर मूव करती है। देखिए हमारे पास स्फेरिकल बॉडी है, ये लिक्विड के जो हमारे पास ये लिक्विड है जो लेयर्स में आपको दिखाया मैंने, तो यहां पर हमारे पास इस लिक्विड में हमारे पास ये बॉडी जो है स्फेरिकल बॉडी जो है मूव कर रही है। अगर वहां के लिए मूव कर रही है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है, उसका मोशन, इस स्फेरिकल बॉडी का मोशन अगर उधर के लिए है, तो फ्रिक्शंस की वजह से जो हमारे पास फ्रिक्शन किसके बीच में होगी, इस सॉलिड बॉडी और लिक्विड लेयर्स के बीच में एक फ्रिक्शन अराइज होगी, इंटरनल फ्रिक्शन इसको कहेंगे हम। उस फ्रिक्शंस की वजह से अपोजिट में एक फोर्स एक्ट करेगी, इस स्फेरिकल बॉडी के मोशंस के अपोजिट में एक फोर्स एक्ट करेगी यहां के लिए। अगर इस स्फेरिकल बॉडी वहां के लिए मूव कर रहा है, इसको फोर्स लगेगी यहां के लिए। उस फोर्स को कहा जाता है विस्कस फोर्स, और वो विस्कस फोर्स हमें निकाल के दिया है स्टोक्स थ्योरम में, स्टोक्स ने निकाल के दिया है। वो किसके होता है, वो 6 पाई ईटा आर वी के कुल होता है। ईटा होता है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ दिस लिक्विड, जिस लिक्विड में हमारे पास स्फेरिकल बॉडी जो है मूव कर रहा है, और आर क्या होता है, रेडियस ऑफ दिस स्फेरिकल बॉडी, और v क्या होता है हमारे पास, वेलोसिटी या स्पीड ऑफ दिस स्फेरिकल बॉडी हम कहेंगे हम। तो ये हमारे पास इन पर डिपेंड करता है। 6 पाई हमारे पास क्या है, ये कांस्टेंट होता है हमारे पास, जो हम एक्सपेरिमेंटली निकाल देते हैं इस कांस्टेंट की वैल्यू जब हमारे पास जो है ये स्फेरिकल बॉडी अगर हमारे पास एक लिक्विड में मूव कर रहा है। और यहां पर आपके पास जो स्फेरिकल बॉडी है वो लिक्विड के अंदर है, और ये मूव कर रहा है, लिक्विड के अंदर मूव कर रहा है, और उसके लिक्विड्स के मोशन में जब अपोजिट में डायरेक्शन फोर्स, अपोजिट में जो हमारे पास जो फोर्स एक्ट करती है उस विस्कस, उसको कहा जाता है विस्कस फोर्स। और वो विस्कस फोर्स हमें निकाल के दिया है स्टोक्स ने। और यहाँ पर आपके पास जो सिलेबस में है, वो आपके पास जो यहाँ पर हमें जो विस्कस फोर्स निकाल के दिया है, यहाँ पर जो बॉडी ली गई है, वो आपके पास जो बॉडी ली गई है वो एक स्फेरिकल बॉडी ली गई है। हालांकि ये स्टोक्स थ्योरम हमारे पास जो है डिफरेंट बॉडीज़ पर हो सकती है हमारे पास, जैसे हमारे पास बॉडी कोनिकल भी हो सकती है, या बॉडी हमारे पास क्यूबिकल भी हो सकती है, तो वहाँ पर विस्कस फोर्स क्या होगी, वो डिफरेंट होगी हमारे पास। तो वैल्यू जो आपको मिलेगी विस्कस फोर्स की वो डिफरेंट मिलेगी आपको। लेकिन यहाँ पर हमारे पास स्फेरिकल बॉडी में हमारे पास विस्कस फोर्स की वैल्यू क्या मिलती है, वो क्या आपके पास आती है, दैट इज F इज इक्वल टू, ये F क्या है, विस्कस फोर्स है, जिसको हम बैकवर्ड ड्रैगिंग फोर्स बोलते हैं। ये 6 पाई ईटा आर वी के कुल होता है। वही लिखा है यहाँ पर मैंने, स्टोक फाउंड दैट बैकवर्ड ड्रैगिंग फोर्स acting on a small spherical ball of radius r moving in a medium of coefficient of viscosity eta with velocity v is given by 6 viscous force is equal to 6 pi eta rv। तो यही लिखा है यहाँ पर कि हमारे पास एक बॉडी अगर हमारे पास एक लिक्विड में मूव कर रही है, तो उस लिक्विड का कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा है, और उस बॉल का रेडियस जो हमारे पास क्या है, रेडियस आर है, और ये किस वेलोसिटी से या किस स्पीड से मूव कर रहा है, v की वेलोसिटी या v की स्पीड से मूव कर रहा है। तो इस बॉडी पर जो विस्कस फोर्स लगेगी, स्फेरिकल बॉडी के मोशंस के अपोजिट में जो फोर्स एक्ट करेगी, विस्कस फोर्स जो एक्ट करेगी, वो 6 पाई ईटा है। तो इसी को अभी हम ड्राइव करेंगे, हम डेरिवेशन इसकी हम निकालेंगे। अभी हम डेरिवेशन बड़ा इजी है। डेरिवेशन जो हम यहाँ पर निकालते हैं इसकी, वो हमने यूनिट्स एंड डायमेंशंस में हमने पढ़ा था, डायमेंशनल एनालिसिस में हमने पढ़ा था, टू ड्राइव द इक्वेशंस को हम ड्राइव करते हैं बाय यूजिंग द डायमेंशनल फार्मूला। डायमेंशनल फार्मूला को यूज करके हम इक्वेशंस को ड्राइव करते हैं। तो वही यहाँ पर हम इसको ड्राइव करेंगे हम। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अभी हमें पता है कि हमारे पास ये विस्कस फोर्स जो है वो डिपेंड करता है किस पर, कांस्टेंट को हटा लेंगे हम, वो डिपेंड करता है, एक तो ईटा पर डिपेंड करता है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पर डिपेंड करता है, आर पर डिपेंड करता है, और वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। ये हमें गिवन है। तो अभी हमें नहीं पता है कि हमारे पास ईटा के ऊपर पावर क्या है, आर के ऊपर पावर क्या है, वी के ऊपर पावर क्या है। हमें सिर्फ इतना ही दिया हुआ है कि जो हमारे पास विस्कस फोर्स जो हमारे पास जो है वो डिपेंड करता है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पर। जितनी ज़्यादा हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होगा, इसका मतलब कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का मतलब होता है जितना ज़्यादा आपका गाढ़ा जैसा होगा हमारे पास एक लिक्विड, हमारे पास जितना गाढ़ा होगा, जो हम देसी ज़बान में हम सिंपल लैंग्वेज में अगर हम कहेंगे हम गाढ़ा, हालांकि उसमें हम ये जो अगर एक्चुअल में हम बोलेंगे जहाँ पर आपको फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा होगी। देखिए हमारे पास अगर हम बात करेंगे ग्लिसरीन अगर हम ले लेंगे हम, वो थोड़ा सा गाढ़ा होता है, उसमें इंटरनल फ्रिक्शन ज़्यादा होती है। किसके कंपैरिजन में? मिल्क के कंपैरिजन में। और इसी तरीके से इसका मतलब विस्कोसिटी जो हमारे पास किसमें, ग्लिसरीन में ज़्यादा है, और हमारे पास जो है मिल्क में कम है। और अगर उसके बाद अगर मिल्क और वाटर को ले लेंगे हम,
तो वाटर में हमारे पास विस्कोसिटी ज़्यादा है, मिल्क में विस्कोसिटी ज़्यादा है और वाटर में हमारे पास विस्कोसिटी क्या है, हमारे पास जो है वो कम है। तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी उसी पर डिपेंड करता है, जिसकी हमारे पास थोड़ा सा जो हमारे पास क्या होगा, गाढ़ा जैसा होगा, तो उसमें क्या होती है, एक्चुअल में उसमें फ्रिक्शन ज़्यादा होती है, वहाँ पर उसमें चलना हमें बड़ा मुश्किल होगा। जो भी हमारे पास जैसे ग्लिसरीन ले लोगे आप, उसमें एक बॉडी को मूव करना बड़ा मुश्किल होगा। जिसमें ज़्यादा मुश्किल होता है मूव करना, उसमें हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो जिस लिक्विड में कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ज़्यादा होती है तो उसमें विस्कस फोर्स भी ज़्यादा होती है। तो देखिए ये डिपेंड करता है रेडियस पर भी। बॉडी का हमारे पास जो स्फेरिकल बॉडी का अगर रेडियस ज़्यादा होगा तो विस्कस फोर्स भी ज़्यादा होगी। और दूसरा डिपेंड करेगा, ये वेलोसिटी पर भी डिपेंड करेगा, स्फेरिकल बॉडी की वेलोसिटी पर भी डिपेंड करेगा। जितनी ज़्यादा इसकी वेलोसिटी होगी, जितनी ज़्यादा इसकी स्पीड होगी, जितनी तेज़ी से ये मूव करेगा वहाँ के लिए, उतनी ज़्यादा इसमें बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगी, ये विस्कस फोर्स लगेगी। तो इन पर डिपेंड करेगा, ये ईटा पर भी डिपेंड करता है, आर पर भी डिपेंड करता है, वी पर भी डिपेंड करेगा। ईटा अगर बढ़ेगा तो एफ भी बढ़ेगा, आर बढ़ेगा तो एफ भी बढ़ेगा, वी बढ़ेगा तो एफ भी बढ़ेगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो है, इसी को अभी हम अगर ये इन पर डिपेंड करता है, डायरेक्ट प्रश्न को हम इक्वल टू में पुट करते हैं, इक्वल टू में ले लेते हैं, तो एक कांस्टेंट पुट करते हैं के। अभी हमें के की वैल्यू अभी हम पुट नहीं करेंगे, हम कहेंगे आर के ऊपर, ईटा के ऊपर पावर ए है, आर के ऊपर पावर बी है और वी के ऊपर पावर हमारे पास क्या है, सी है। ये लेट किया है हमने। अभी हमें नहीं पता है कि ए की पावर क्या है, ए की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू क्या है। तो हम डायमेंशंस को यूज करके इसको अभी हम ड्राइव करेंगे हम, तो बाय यूजिंग द डायमेंशनल एनालिसिस। तो जब हम ये डायमेंशंस को यूज करते हैं तो डायमेंशंस को किस तरीके से हम यूज करते हैं, हम बोथ साइड डायमेंशंस को यूज करते हैं। फोर्स का डायमेंशन फार्मूला क्या है हमारे पास, एम एल टी माइनस 2, ये आ गया फोर्स का डायमेंशन फार्मूला। बोथ साइड्स हमने डायमेंशन फार्मूला को आपने यूज करना है। के ऐसे ही रहेगा, ये कांस्टेंट है। अब ईटा है आपके पास, ईटा का हमारे पास डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, हमारे पास ईटा का डायमेंशनल फार्मूला होता है हमारे पास m1 l-1 और t-1। तो m1 l-1 t-1, ये हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला है, m l-1 t-1। इसके ऊपर पावर a है, ये a ले लूंगा मैं। इसके बाद हमारे पास रेडियस है, रेडियस क्या होता है, डिस्टेंस होता है, उसका डायमेंशनल फार्मूला l है। तो क्योंकि डिस्टेंस है, डिस्टेंस का डायमेंशन फार्मूला l होता है। इसके ऊपर पावर b है तो b ले लिया मैंने। इसके बाद वेलोसिटी है, वेलोसिटी का डायमेंशन फार्मूला होता है lt-1। तो इसके ऊपर पावर क्या है हमारे पास है, c है। तो ये हमने वेलोसिटी का डायमेंशन फार्मूला लिखा मैंने lt-1 होल रेट पावर c, इसके ऊपर v के ऊपर पावर c है तो वो ले लिया हमने। अभी हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। m l t-2 तो ऐसे ही रहेगा कि ऐसे ही हमारे पास है, m ऐसी यहाँ पर हमारे पास, क्योंकि इधर आपको कहीं m नहीं मिलेगा। अब इधर l रेज्ड पावर -1 है। l ये a जो है ये पावर है इन सब के ऊपर, m के ऊपर भी, l के ऊपर भी और t के ऊपर भी है। इसका मतलब यहाँ पर m के ऊपर पावर क्या है, 1 है। 1 को a के साथ मल्टीप्लिकेशन लगेगी तो क्या आएगा, m रेज्ड पावर a। इसी तरीके से l के ऊपर पावर क्या है, -1 को a के साथ मल्टीप्लिकेशन लगेगी क्या आएगा, -a। इसी तरीके से t रेज्ड पावर -1 को a के साथ मल्टीप्लिकेशन लगेगी क्या आएगा, -a। ये हमने अभी सिंप्लीफाई कर रहे हैं हम। इसके बाद l के ऊपर पावर क्या है, b है, तो l रेज्ड पावर b। इसी तरीके से हम यहाँ पर c के ऊपर, c जो है पावर l के ऊपर भी है और t के ऊपर भी है, तो l रेज्ड पावर c और t रेज्ड पावर -1 को c के साथ मल्टीप्लिकेशन लगेगी तो -c आपके पास आएगा। तो अभी हम इसको एक और स्टेप यहाँ पर करेंगे हम। तो m l रेज्ड पावर -2 ऐसे रहेगा, t ऐसे रहेगा। तो अब देखिए ये k ऐसे रहेगा। अब देखिए m यहाँ पर कहीं नहीं है तो m रेज्ड पावर a ऐसी रहेगा हमारे पास। अब l रेज पर -a है, l रेज पर b है और l रेज पर c है। तो बेसिस जब सेम होंगे तो l रेज पर -a पावर साइड हो जाती है, -a प्लस b और प्लस c, ये आपके पास आ रहा है क्योंकि l 3 है आपके पास, l रेज पर -a, l रेज पर b और l रेज पर c। तो बेसिस जब सेम होती हैं तो पावर साइड हो जाएंगे, तो -a प्लस b प्लस c। इसी तरीके से आपके पास t है तो t भी हम ले लेंगे हम। यहाँ पर t के ऊपर पावर क्या है, -a, t आगे a की है तो t रेज पर -c, तो t रेज पर -a और -c, क्योंकि प्लस माइनस होता है -c आपके पास आ रहा है। ये हमने m के ऊपर पावर ले लिया, l के ऊपर पावर ले लिया और t के ऊपर भी पावर ले लिया। अब हम कंपेयर करेंगे डायमेंशंस बोथ साइड्स।
अब क्या करेंगे, हम कंपेयर करेंगे डायमेंशंस बोथ साइड्स। तो देखिए यहां पर m के ऊपर पावर क्या है, a है, यहां पर m के ऊपर पावर क्या है, 1 है। तो a किसके इक्वल आ रहा है आपके पास, a इज इक्वल टू 1। आपने डायमेंशंस करनी है कंपेयर बोथ साइड्स, लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी। तो यहां पर m के ऊपर पावर क्या है, a है, यहां पर m के ऊपर पावर क्या है, 1 है। इसका मतलब a किसके इक्वल आ रहा है, 1 के इक्वल आ रहा है। इसके बाद l के ऊपर यहां पर पावर क्या है, -a प्लस b प्लस c, दैट इज इक्वल टू l के ऊपर ये पावर आ रहा है और यहां पर l के ऊपर पावर क्या है, +1, ये +1 के इक्वल आ रहा है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आपके पास t के ऊपर पावर यहां पर क्या है, -a -c, t के ऊपर पावर, और यहां पर देखिए t के ऊपर पावर क्या है, -2, दैट इज इक्वल टू -2। तो t रेट पर -a -c इज इक्वल टू -2। तो हमने कंपेयर्स किए डायमेंशंस को, m के ऊपर जो डायमेंशन है, l के ऊपर जो है, t के ऊपर जो है, इनको अभी हमने क्या किया, कंपेयर किया। अभी a की वैल्यू तो हमने निकाल ली, a किसके इक्वल आ रहा है आपके पास, 1 के इक्वल आ रहा है। अभी मुझे चाहिए b और c। देखिए यहां से मैं c की वैल्यू निकाल सकता हूं। मैं a निकाला मैंने, a की वैल्यू क्या है, 1 है, -a की जगह पर क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे, -c दैट इज इक्वल टू -2। तो देखिए यहां पर हमारे पास c की वैल्यू जब हमारे पास आ जाएगी, -c इज इक्वल टू -2, ऐसे ही रहेगा। ये -1 जब उधर चले जाएगा तो +1 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहां से मैं c की वैल्यू निकाल सकता हूं। मैं c किस इक्वल आएगा, -c इज इक्वल टू -2 में से 1 निकाल दूंगा तो आपके पास क्या आएगा, -1, माइनस गेट कैंसल, c इज इक्वल टू 1 आपके पास आ रहा है। देखिए a भी निकाला मैंने और c भी निकाला। अब मुझे चाहिए a भी निकाला मैंने, c भी निकाला, अब मुझे b चाहिए। इसको यूज करूंगा मैं, यहां से मैं b की वैल्यू निकालूंगा मैं। तो देखिए हमारे पास माइनस ऐसे ही रहेगा, a किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है, प्लस b पता ही नहीं है मुझे, प्लस c मुझे पता है, c किसके इक्वल आ रहा है, 1 के इक्वल आ रहा है, दैट इज इक्वल टू 1। तो यहां पर देखिए +1 और -1 गेट कैंसल, b इज इक्वल टू 1 के इक्वल आ रहा है। देखिए हमने a की वैल्यू भी निकाली, b की वैल्यू भी निकाली हमने, और c की वैल्यू भी निकाली। अब क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a b c इन दिस इक्वेशन। ये f इज इक्वल टू k एटा रेज पर a, r रेज पर b, v रेज पर c, इस इक्वेशन को इक्वेशन फर्स्ट ले लेंगे हम। इस इक्वेशन में हम a b c की वैल्यू को पुट करेंगे। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ a b c इन इक्वेशन फर्स्ट, इस इक्वेशन फर्स्ट में आपने पुट करना है। तो k इज इक्वल टू ईटा रेज पावर a किस इक्वल है, 1 के इक्वल है, लिखो या ना लिखो एक ही बात है। r रेज पावर b किस इक्वल है, 1 के इक्वल है, लिखो या ना लिखो एक ही बात है। v रेज पावर c किस इक्वल है हमारे पास है, c किस इक्वल है, 1 के इक्वल है, लिखो या ना लिखो। आप अब नहीं लिखूंगा मैं, ये तो मैंने आपको सिर्फ दिखाना था आपको। अब देखिए f इज इक्वल टू k, जो हमारे पास जो है ये कांस्टेंट होता है और एक्सपेरिमेंटली इसको निकाला गया है, k की वैल्यू को निकाला गया है। ये k जो होता है हमारे पास, ये 6 पाई के इक्वल होता है। तो 6 पाई ईटा r v के इक्वल आपके पास आ रहा है, यही मैंने ड्राइव करना था। ये आपके पास विस्कस फोर्स है, दैट इज 6 पाई r v, समझे आप। अब इसके ऊपर ये, क्योंकि r के ऊपर 1 है, v ईटा के ऊपर 1, r के ऊपर 1 और v के ऊपर 1, ये नहीं लिखूंगा, मुझे ऑलरेडी पता होता है इनके ऊपर पावर 1 है, समझे आप। तो यही मैंने ड्राइव करना था, विस्कस फोर्स को मैंने ड्राइव करना था। जब भी हमारे पास एक स्फेरिकल बॉडी जो है जब लिक्विड में मूव करती है, तो वहाँ पर उस स्फेरिकल बॉडी पर एक अपोजिट में, स्फेरिकल बॉडी के मोशंस के अपोजिट में एक फोर्स एक्ट करती है फ्रिक्शंस की वजह से। वो फोर्स कौन सी होती है, विस्कस फोर्स होती है, और स्टोक्स ने वो फोर्स निकाल के दी है, दैट इज 6 पाई ईटा r v के इक्वल होता है। तो ये आज का आपका टॉपिक था। ओके, गुड बाय।